हर चीज का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, हर चीज का एक नियम कायदे कानून होता है। तो हमको उस कायदे कानून को समझना है कि हम किस रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा जो प्रॉपर्टी है ग्रो करेगा, या उसको हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और उसका क्या नियम है, वो सारी चीजों को हम समझते हैं। इसको समझना होता है एसेट्स और लायबिलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, इसको हम डीपली समझेंगे। साथ में द 5 कमांडेंट ऑफ इन्वेस्टर, कि हमारा क्या 5 कमांड को हमको पालन करना है, नियम को पालन करना है, उसको हम समझेंगे। जैसे सेव 10% ऑफ ऑल इनकम, हम जितना भी कमाई करते हैं हमारे लाइफ में, या हमारे पर मंथ जो भी हम सैलरी लेते हैं कहीं पे, या जो भी कमाई करते हैं उसका 10% हमको अपने लाइफ में सेव करना चाहिए, और उसको कुछ ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से हमको वो ग्रो करके मिले, मल्टीप्लाई होके मिले। साथ ही स्ट्रॉन्ग इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल, जस्ट ए मिनट। हमको अपने इनकम के बारे में, उसको बढ़ाने के बारे में सोचना है, प्लान करना है, और हमारा जो खर्चे है उसको कंट्रोल करना है कि हम कैसे अपना इनकम को बढ़ाएं और खर्चे को कम करें, उसके बारे में प्लान करना है। प्रोटेक्ट योर मनी फ्रॉम लॉसेस, कि हमारा जो पैसे है कहीं पे लगा रहे हैं तो वहां से हम कैसे उसको लॉस होने से बचाएंगे, या घाटा होने से कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षित कैसे रख पाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे हमको सीखने मिलता है। लर्न हाउ टू इन्वेस्ट, हमको हमेशा सीखना चाहिए कि कैसे कैसे हमको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट कौन सी जगह पे करना चाहिए, क्या पॉइंट ऑफ व्यू को देख के, कौन से नियम को देख के, हमको कौन सा कंपनी का चीजों को देख के कहीं पर भी पैसे निवेश करना चाहिए, वो सारा एजुकेशन यहाँ पर मिलता है। लर्न टू ऑलवेज अर्न मोर, और हमको ज्यादा से ज्यादा और लगातार कैसे कमाना है उसके बारे में यहाँ पे सिखाया जाता है। साथ ही फाइनेंशियल प्लान, डाइवर्सिफिकेशन, की डाइवर्सिफिकेशन मतलब है कि रिस्क को डाइवर्ट करना, उसके बारे में समझेंगे। मेंटेन इन्वेस्टर डिसिप्लिन, जैसे इन्वेस्टर का क्या नियम है या डिसिप्लिन होता है, उसको पालन करना है, कुछ चीजों को समझेंगे। डोंट बी ग्रेडी एंड लेजी, कि हमको लालची नहीं होना चाहिए और साथ में आलसी भी नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई रात को 12 बजे आके पैसा ले जा भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, काम करो ना सर, कल सुबह आता हूँ, अभी ना रात हो गया है। ये होता है लेजी, कि पैसे जो मिल रहा है उसको रात को 12 बजे भी बुलाए तो हमको जाके ले लेना चाहिए। तो ये होता है डोंट बी लेजी। ऑलवेज लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के बारे में हमको लगातार सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। एंड ऑलवेज लर्न टू इंक्रीज योर इनकम, अपना इनकम को बढ़ाने के लिए, अपना आमदनी को बढ़ाने के लिए हमेशा हमको सीखना पड़ेगा, और कहाँ से हमको इनकम बढ़ते क्रम में आएगा उसके बारे में सीखना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, साथ में एसेट्स और लायबिलिटी क्या है, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग के बारे में हम समझते हैं। तो मुझे बताइए, कुछ लोग पहले से जान रहे हैं, उनको छोड़ करके जो नए लोग हैं फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में क्या समझते हैं। कृपया चैट में 1 प्रेस करेंगे जो इसके बारे में जानते हैं, और जो नहीं जानते हो कृपया 5 प्रेस करेंगे जो फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं जानते हैं। ओके, तो आज हमको इसके डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा, इसके बारे में समझेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसको विस्तार से आगे समझेंगे। साथ में एसेट्स लायबिलिटी के बारे में समझेंगे, और इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग के बारे में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम।
फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब हमारा जो धन है वो हम जितने भी खर्च करें वो कभी खत्म ही ना हो, ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब हमारा जो फंड है वो कुछ लिमिटेड समय के लिए है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 10 लाख है और हम उसको तिजोरी में भर के रख दिए हैं और उस 10 लाख को हम हर महीना हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसमें से खर्च करते रहेंगे। मान लीजिए हमारा जो सालाना खर्चे मान लीजिए 1 लाख है, तो हमको 10 साल बाद वो पैसा खत्म हो जाएगा और हम 10 साल के बाद वो पैसा नहीं रहेगा तो हमको फिर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा। मतलब ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब 10 साल के लिए हम क्या हो गए, इंडिपेंडेंस हो गए, किसी के ऊपर हमको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हम 10 साल तक अपना लाइफ वैसे जी सकते हैं जैसे अभी हम जिस लाइफ स्टाइल से जी रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, अगर उस पैसे को हम जो 10 लाख हमारे पास है जो 10 साल चलना था उसको कोई ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करें जो हमको हमारा जो मंथली खर्च है वो वहां से बतौर इंटरेस्ट हमारा काम चला दे और वो पैसा एज इट इज रहे, उसका कोई घटौती ना हो, वो एज इट इज रहे, वो घटे ना, बल्कि वो बढ़ता ही रहे और हमारा हर महीने का जो खर्च है वो एज इट इज चलता रहे बिना उस पैसे को थोड़ा भी नुकसान पहुंचाए। ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में डिफरेंस। अब समझते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो हम हमारे पास में मान लीजिए कार है, तो कार हमारा एसेट्स है या हमारा लायबिलिटी है। जिन लोग कार को एसेट समझते हैं वो कृपया 1 प्रेस करेंगे और जो लायबिलिटी समझते हैं वो कृपया 2 प्रेस करेंगे। ओके, कार हमारा एक्चुअल में है लायबिलिटी, लेकिन उसको एसेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो भी चीजें हमारा खर्चा मांगता है, खर्च करवाता है हमसे, वो हमारा लायबिलिटी है। जैसे हम कार को मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसमें डीजल डाल के, मतलब उसमें खर्चे ही खर्चे हैं। अगर हम उसको रेंट पे चलाने लगे तो हमारा एसेट बन जाएगा, वहां से हमको इनकम जनरेट होने लगेगा। तो जो भी चीज, जैसे हमारा घर है, घर एसेट है या लायबिलिटी, तो कई लोग उसमें दुविधा में रहते हैं कि कार जो हमारा बंगला है या घर है वो हमारा एसेट्स है, लेकिन नहीं। आप 50 लाख 60 लाख या 1 करोड़ का घर में रहते हैं, उसी पैसे को अगर हम कहीं पे निवेश करते हैं या अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से हमको एक अच्छा अर्निंग आता। लेकिन जैसे उतने पैसे के घर में हम अकेले रहते हैं या अपने फैमिली के साथ रहते हैं तो वो हमारा लायबिलिटी है, क्योंकि घर हमारा क्या होता है, खर्चे मांगता है। हर साल इसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा, डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उस घर को किराए पे दे देते हैं, वहां से हमको आमदनी आने लगता है, तो वो हमारा एसेट बन जाता है। तो जैसे हम लोग कई बार कंफ्यूजन रहते हैं कि कौन सा चीज हमारा एसेट्स है और कौन सा हमारा लायबिलिटी है। तो यहाँ पर हमको ये सीखने मिलता है कि क्या हमारा एसेट क्या है और हमारा लायबिलिटी क्या है, और उसको हम कैसे लायबिलिटी को एसेट में बदल सकते हैं। हम अपना लायबिलिटी को चेंज करके वहां से इनकम कैसे ले सकते हैं, उसको एसेट्स में कैसे बदल सकते हैं, उसका ट्रेनिंग, उसका एजुकेशन एकेडमी को प्राइवेट इन्वेस्टर के माध्यम से मिलता है। और ये एक बेहतरीन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। तो आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ का एजुकेशन लीजिए, और काफी अच्छा एजुकेशन है, और इस एजुकेशन को लेने के बाद आप अपने लाइफ में काफी आगे जाएंगे, काफी अच्छा धन बना पाएंगे। साथ में इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट क्या है, हम कोई भी प्रोडक्ट में कोई भी चीजों पे इन्वेस्टमेंट कर दिए, एक बार करके हम छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। लेकिन हमको इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग मतलब हमको कंटिन्यूटी पे उसको हैबिट में डालना चाहिए, और उसको इंक्रीज करने के लिए उसको एजुकेशन लेना चाहिए कि कैसे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता रहे। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले प्लान किए 10 लाख को हम जैसे कहीं पे इन्वेस्ट किए,
तो वहां से हमको जो भी प्रॉफिट आया उसमें से कुछ हमारा जो डेली नीड्स का या महीने के जितना खर्चे है उसको करने के बाद बाकी जो बचा उसको फिर से इन्वेस्ट करने, हर महीना हम वहां पे इन्वेस्ट करें। ये डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग में। अभी इसी को मैंने डीपली बताने का प्रयास किया, इसको आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपका एक्सपेंस है $1000 मंथली, और इसको हम 1 साल का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 12, मतलब 12 महीने में 1,20,000 रुपए। और आपके पास 10 सालों का ये हो गया $1,20,000 आपके एक्सपेंस के लिए आपके पास यदि पैसे हैं, उसको हम कहीं पे रख देते हैं या ऐसे जगह रखते हैं जहां पे हमको वहां से निकालने के लिए आसानी हो और हर महीना अपना काम चला सके। तो ये होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। लेकिन अगर हम वही $1,20,000 को कहीं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे हमको 12% एनुअली, मतलब सालाना इनकम जनरेट हो और हमारा खर्चा चलते रहे, मतलब खर्चा चलते रहे, उस पैसे को कुछ भी नुकसान उठाए बगैर हमारा खर्चा चले, तो वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि वो पैसा एज इट इज रहेगा और हमारा खर्चा चलता रहेगा, और हमारा जो पैसा है वो सेफ रहेगा सालों साल। कभी हम अनएम्प्लॉय भी हो गए, हमको काम नहीं मिला या हमको कहीं से सैलरी नहीं भी आया, तो हमारा काम चलेगा, हमारा घर परिवार एज इट इज चलेगा जैसे पहले चल रहा था। डेफिनेशन, फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। कैपिटल, जो भी हमको सैलरी मिलता है, जो भी हमारे पास में धन है, उसको डिवाइडेड बाय मंथली एक्सपेंस इनटू 12, मतलब इज इक्वल टू 10 ईयर। कैपिटल इनकम डिवाइडेड बाय मंथली एक्सपेंस इनटू 12 इज इक्वल टू 30 ईयर। इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो अभी मैंने डिटेल में बताया, शायद आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो कृपया 1 दबाएंगे ताकि मैं क्लियर हो जाऊं। मेरी आवाज अगर आ रहा होगा क्लियर तो कृपया 1 प्रेस करेंगे। ओके, थैंक यू। लायबिलिटी जो है हमारा, जो धन को कम करते जाता है, खर्चे बढ़ाते जाता है। एसेट्स हमको प्रॉफिट देता है, तो हमारा जो धन संग्रह बढ़ते जाता है, जिसमें आप तराजू के माध्यम से देख पा रहे होंगे। अभी कैश फ्लो के बारे में हमारे श्रीकांत जी अच्छे से बताए हैं कि हमारा जो भी इनकम होता है, या मिडिल क्लास या जो लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो जो भी इनकम होता है उसको पूरा पूरा एक्सपेंस कर देते हैं। जैसे ए में आप देख पा रहे होंगे, जो भी इनकम आया उसको हर महीने हम लोग क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। सॉरी, लेकिन बी में आप देख पा रहे होंगे, इनकम आया, एक्सपेंस भी है, साथ में हमारा जो लायबिलिटी है, जैसे कार है, रेंट है, या फोन का बिल है, या फिर और भी जो हमारा मंथली एक्सपेंसेस है, उसमें खर्च हो जाता है। हमारे पास में एसेट्स कुछ भी नहीं बनता या हम लोग नहीं बना पाते। लेकिन सी कैटेगरी में जो लोग आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इनकम, उसके बाद इनकम को लोग क्या करते हैं, एसेट बनाने में लगाते हैं। जैसे शेयर मार्केट्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया, बैंक डिपॉजिट हो गया, ये फिर और भी ऐसे जगह पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनको प्रॉफिट जनरेट होता है। और प्रॉफिट जनरेट होने के बाद, मतलब उनके पास में इनकम और सोर्स बहुत सारे साधन होता है, और वो सारे चीजों को निपटाने के बाद वो अपना लायबिलिटी, जैसे कार का है या फोन बिल है या और भी जो भी एक्सपेंस है, उस पर खर्च करते हैं।
हमको भी ये आदत डालना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया पुअर क्लास मेंटलिटी क्या होता है, मिडिल क्लास मेंटलिटी क्या होता है, और जो रिच क्लास मेंटलिटी जो होता है, वो जो भी इनकम आता है उसको पहले एक्सपेंस करने से पहले वो एसेट्स बनाते हैं। एसेट से जो इनकम आता है उसको क्या करते हैं, एक्सपेंस, जो भी आपका कार रेंट वगैरह है, एक्सपेंस जो भी बिजली बिल है, मोबाइल बिल है, या घर के जो मेंटेनेंस है, या और भी जो भी चीजों में एक्सपेंस करते हैं वो सारे को करते हैं। इन्वेस्टमेंट टूल्स, हमारे पास क्या क्या हमारे मार्केट में या हमारे नॉलेज में या हमारे आसपास या हमारे शहर में या हमारे राज्य में या हमारे देश में ये अपॉर्चुनिटी है। जैसे बैंक डिपॉजिट है, छोटे मोटे बिजनेस का ओनर बनने का मौका है। इंश्योरेंस कंपनी में जैसे इंश्योरेंस करवा लिए, या कहीं पे म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर दिए, स्टॉक में, फ्यूचर ऑप्शन में, इस प्रकार से हमारे पास कई ऑप्शन है। फॉरेक्स, एंटीक, रियल एस्टेट, मेटल एंड जेम्स, उसके बाद ट्रस्ट मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे हमारे पास मार्केट में ऑप्शन है। लेकिन इन्वेस्टिंग इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके पास $10,000 आपने इन्वेस्ट किया और उसको 20 साल के लिए मान लीजिए कैपिटलाइजेशन कर देते हैं, और उसमें हमको 12% अगर एनुअल रिटर्न आता है तो उसके हिसाब से $1,10,014 ये बन जाता है 12% के हिसाब से। जो हमारा 10,000 जो हमने डॉलर इन्वेस्ट किया था, अगर ये 12% एनुअली देता है तो 20 साल में $1,10,014 बन जाता है। अगर वही 15% एनुअली रिटर्न देता है तो वहां पे बन जाता है $1,99,619। अगर वो 18% का रिटर्न देता है ईयरली तो 3,61,673 बनता है। अगर 24% ईयरली प्रॉफिट देता है, रिटर्न देता है, तो 11,82,65 बन जाता है। अगर वो 30% ईयरली ग्रोथ देता है तो $38,41,064 बन जाता है। सेकेंड रूल्स, 5 कमांडेंट्स, इसको समझते हैं थोड़ा डीपली कि 5 कमांडेंट्स क्या है। हमारा जो भी इनकम है उसमें से 10 से 30% इनकम को हमको सेव करना चाहिए और उसको ऐसे अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, अपने जो भी खर्चे हैं, मंथली जो भी खर्चे हैं उसको हमको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, आप लोग सब घर बैठ गए, किसी का एक इनकम का साधन है, अब खर्चे तो बरकरार है, इनकम आना बंद हो गया। अब हमारा लाइफस्टाइल अगर हम उसको मेंटेन रखेंगे तो हमारा बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। इसलिए उसमें क्या क्या जरूरी है उसी को कंटिन्यू रखे, बाकी जो अननेसेसरी है, जो हमारे जरूरी नहीं है, उस खर्चों को हमको कंट्रोल करना चाहिए। ये सेकेंड रूल्स में आता है। प्रोटेक्ट योर मनी, आप जहां जहां पर निवेश किए हुए हैं, जहां जहां पे आपके पैसे लगे हुए हैं, उसको सुरक्षित रखना है, उसको देखभाल करना है, उसको ध्यान भी देना है। लर्न हाउ टू वाइजली, हमेशा उसको सीखना पड़ेगा कि कैसे हम उसको सही शॉर्ट रख पाए और सही तरीके से उसको इन्वेस्ट करें। उसका नियम क्या है उसको हम यहाँ पे सीख पाएंगे और अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। ऑलवेज लर्न टू मोर अर्न मोर, हमेशा ज्यादा से ज्यादा कमाने का तरीका, ज्यादा से ज्यादा कैसे हम इनकम कर पाए या हमारा जो धन है उसको कैसे मल्टीप्लाई कर पाए, उसके बारे में समझना चाहिए, सीखना चाहिए। जहां से भी नए तरीके मिले उस तरीकों को हमको आजमाना चाहिए, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ। रूल 3, फाइनेंशियल प्लान, हमको फाइनेंशियल प्लान करना चाहिए। किस प्रकार से? 3 प्रकार से। जैसे पहला है शॉर्ट टर्म, दूसरा है मिडिल टर्म, मीडियम,
थर्ड है लॉन्ग टर्म, मतलब 1 महीने 2 महीने के बीच का प्लानिंग करना चाहिए कि हमको कुछ ऐसे जगह पे निवेश करना चाहिए जो हमको डेली का या साप्ताहिक या महीने का हमको इनकम दे। दूसरा, कुछ ऐसे जगह पे लगाना चाहिए जो हमको 3 महीने 6 महीने के अंदर हमको रिटर्न आना चाहिए। 3 महीना 6 महीना या साल भर के अंदर अंदर हमको प्रॉफिट देना चाहिए, ऐसे जगह पर भी निवेश करना चाहिए। और जैसे लॉन्ग टर्म है तो उसके लिए प्लानिंग जैसे साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, ऐसे करके वो लॉन्ग टर्म में आता है, जैसे जो 3 साल 4 साल 5 साल के बाद जो इनकम देना है। तो इस प्रकार से हमको तीनों प्रकार से अलग अलग सेक्टर पे निवेश करना चाहिए ताकि हमारा जो रोटेशन है वो चलता रहे, हमारे पास हमेशा पैसे रहे। शॉर्ट टर्म में डालेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए सारे के सारे पैसे हम शॉर्ट टर्म में डाल दिए, कई बार हमको एक मौका आता है, कई बार ऐसे लुभावने कंपनियां आता है जो 72 घंटे में डबल या 1 महीने में डबल। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लीडर्स भी है जो ऐसे जगह पे धोखा भी खाए होंगे और शॉर्ट टर्म के लालच में पूरे के पूरे पैसे डाल देते हैं, 1 महीना पैसा डबल हो जाएगा, तो कुछ ऐसा दूसरा काम कर लूंगा, तो उसमें डाल दिए पूरे पैसा। मान लीजिए आपके पास 10 लाख है, अब 10 लाख को डाल दूंगा तो 1 महीने में हो जाएगा 20 लाख। और हम क्या कर दिए, पूरे के पूरे 10 लाख शॉर्ट टर्म में डाल दिए, मान लीजिए लुभावने प्रोग्राम था और कंपनी 1 महीने में डबल देने के बहाने उसको हमारे से लूट के रफू चक्कर, क्या होगा? मेरे ख्याल से कुछ एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और तो हमको ऐसे गलती नहीं करना है। कोई भी कंपनी 1 साल में सॉरी 1 महीने में डबल नहीं दे सकता, तो हमको सीखना पड़ेगा कि सचमुच में जहां पे हम पैसे डाल रहे हैं वो क्या पॉसिबल है कि 1 महीने में डबल देगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जगह में हमको डोंट बी ग्रेडी, मतलब लालची नहीं होना चाहिए, लालची नहीं बनना है हमको, और सोच समझ के कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है। तो इस प्रकार से शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म को हमको प्लान करके ऐसे प्लान करें, कुछ पैसे शॉर्ट टर्म के जो हर महीने 2 महीने में हमको इनकम दे ऐसे जगह पे डालें, और कुछ मीडियम टर्म पे रिटर्न दे ऐसे जगह पे डालें, और कुछ लंबे समय के लिए 10-20 साल के हिसाब से हमको प्लान करके इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लान जो अभी मैंने बताया, हमारा रूल्स क्या कहता है, डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क को क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, सारे अंडे एक जगह पे नहीं रखना चाहिए, एक बास्केट पे नहीं रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में पूरे के पूरे पैसे डाल दिए, कंपनी लेके रफू चक्कर हो गया, फिर क्या होगा, हम लॉस पे हो जाएंगे, हमारा सब पैसा चला जाएगा और हमारे पास में दूसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं बचेगा। तो वैसे ही उसको क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग सेक्टर पे हमको अलग अलग तरीके से अलग अलग परसेंटेज, कहीं पे 1 लाख लगा दिए, कहीं पे 4 लाख लगा दिए, कहीं पे 2 लाख लगा दिए, कहीं पे 8 लाख लगा दिए। इस प्रकार से हमारे जो भी पैसा है उसको अलग अलग सेक्टर पे, जैसे शॉर्ट टर्म में देख रहे होंगे, ए में आप देख रहे हैं 12%, बी में 78%, सी में 36% और डी में 25%। इस प्रकार से हम अलग अलग परसेंट वाइज या अलग अलग जो समझ में आता है उस प्रकार से अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करके, डाइवर्सिफाई करके अलग अलग सेक्टर में हमको निवेश करना चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया कि सारे अंडे एक टोकरी पे नहीं रखना चाहिए, उसको अलग अलग जगह पे रखना चाहिए। डिसिप्लिन, जो कड़ाई से नियम पालन करेगा वो डेफिनेटली अच्छा यहाँ से इनकम करेगा, अच्छा अपना जो फंड है उसको मैनेज करेगा, मल्टीप्लाई कर पाएगा। तो आइए समझते हैं डिसिप्लिन क्या है। स्टिक टू द प्लान, मतलब प्लान के बारे में अच्छे से समझ